Hello everyone, myself Dr. Sweta Bharti, ABM College, गोलमुरही, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जमशेदपुर। आज मैं सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए पेपर 5 का टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है महमूद गजनवी का आक्रमण। यह पेपर जनरल कोर्स के बच्चों के लिए भी सिलेबस में है। इसके पहले हमने आक्रमण के क्रम में सिंध पर अरबों के आक्रमण को बताया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं महमूद गजनवी के आक्रमण पर चर्चा करूंगी। इसके पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेती हूँ। भारत में प्रवेश पाने वाले मुसलमानों में सबसे पहले अरबों ने सिंध और मुल्तान में अपनी सत्ता स्थापित की थी। भारतवर्ष में इस्लामी उपनिवेश की स्थापना का श्रेय अरबों को जाता है। लगभग 200 वर्षों तक निवास करने के पश्चात अरबों का धार्मिक उत्साह और उसकी शासन की संबंधी स्थिति धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और सत्ता ईरानियों के हाथ में आ जाती है। ईरानी भी इस्लामी सत्ता को प्रतिष्ठित करते हैं, परंतु वह उसे चला नहीं पाते। तब ईरानियों के हाथों से सत्ता तुर्कों ने अपने हाथों में ले लेता है। तो इसी तुर्क जो महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। साथ ही मैं देखूंगी कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी। तुर्कों के आगमन के समय जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ उस समय भारत राजनीतिक दृष्टि से एक बहुत ही कमजोर एवं दुर्बल राष्ट्र था। मजबूत केंद्रीय सत्ता का अभाव था। राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत तुर्क आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों के बीच परस्पर फूट एवं ईर्ष्या की भावना थी। वे अपनी प्रभु सत्ता की स्थापना तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपस में झगड़ते रहते थे। केंद्रीय सत्ता का अभाव, राजनीतिक फूट, सामंती अत्याचार, कमजोर सैनिक शक्ति, आपसी विषमता इत्यादि कुछ ऐसे तत्व थे जिसके कारण बाहर के लोगों ने आक्रमण किया और भारत उसका मुकाबला कर पाने में सक्षम नहीं हो सका। उस समय महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। ये सब परिस्थितियां उनके आक्रमण को सफल बनाने के लिए पर्याप्त थी। साथ ही उस समय हम देखते हैं भारत आर्थिक दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र था, लेकिन समाज में आर्थिक विषमता मौजूद थी। महमूद गजनवी जो कि गजनवी वंश का था, गजनवी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था। उसका जो प्रसिद्ध शासक अहमद का गुलाम था। सासानी वंश के प्रसिद्ध शासक अहमद का गुलाम था। अलप्तगीन का पुत्र सुबुक्तगीन और सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी था। सुबुक्तगीन गजनी का जब शासक बना उसने भी भारत पर आक्रमण करने की नीति अपनाई। 986 ईस्वी में उसने जयपाल के राज्य पर आक्रमण कर नगर और किलों को जीत लिया। महमूद गजनवी इसी सुबुक्तगीन का पुत्र था। उसने भी अपने पिता की परंपरा को चलाया। महमूद गजनवी 998
ईस्वी में गजनी का शासक बना और भारत पर आक्रमण कर तुर्क साम्राज्य की स्थापना के द्वार खोल दिए। उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के आक्रमणों की श्रृंखला में हम देखते हैं कि 17 बार उसने जो आक्रमण किए वो किस प्रकार किए और उसका उद्देश्य क्या था। महमूद गजनवी ने अपनी विजय आकांक्षा एवं इस्लाम धर्म के प्रचार करने हेतु भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार उसने 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। और उसका प्रथम आक्रमण उसने सीमावर्ती प्रदेशों पर आक्रमण जो 1000 ईस्वी में हुआ था। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सीमावर्ती प्रदेशों पर आक्रमण कर वहां स्थित दुर्गों एवं नगरों को जीत लिया और वहां की धन संपदा को लूटा। 1001 ईस्वी में 1001 ईस्वी में वह पंजाब के राजा जयपाल पर आक्रमण करता है और पंजाब के हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल को परास्त कर वहां से काफ़ी सारे घुड़सवार, हाथी और ये सब पूर्ण सैन्य शक्ति के साथ जयपाल के साथ उसका सामना होता है, लेकिन जयपाल जीत नहीं पाता है। जयपाल को बंदी बनाकर महमूद गजनवी के पास लाया जाता है। महमूद ने अपार धन संपत्ति लूट ली और जयपाल को छोड़ दिया। इसके बाद महमूद ने जयपाल की राजधानी वाहिद को लूटा और इसका परिणाम ये होता है कि जयपाल एक स्वाभिमानी व्यक्ति था, वह इस पराजय को झेल नहीं सकता, इसीलिए चिता में जलकर आत्मदाह कर लेता है। उसके बाद महमूद गजनवी का अगला आक्रमण भेरा पर होता है जो 1003 ईस्वी में होता है। भेरा पर आक्रमण, वहाँ के राजा पर आक्रमण कर महमूद वहाँ के राजा के यहाँ से भी अपार धन संपत्ति लूटता है और वहाँ का राजा भी आत्महत्या कर लेता है। फिर उसका अगला आक्रमण 1005 ईस्वी में मुल्तान पर होता है। उस समय मुल्तान में उस समय शिया संप्रदाय के अनुयायी अब्दुल फतेह दाऊद का शासन था। जब महमूद ने मुल्तान पर आक्रमण किया तो वहाँ के राजा ने महमूद गजनवी का वीरता पूर्वक सामना किया, किंतु परास्त हो गया और मुल्तान पर महमूद का अधिकार हो गया। वहाँ से भी महमूद को अपार धन संपत्ति और उपहार के रूप में भेंट की हुई सामग्री मिलती है, धन संपत्ति मिलती है और साथ ही वहाँ का राजा महमूद गजनवी को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लेता है। फिर महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षा बढ़ती ही जाती है। वह सेवकपाल पर आक्रमण करता है। सेवकपाल जो एक स्वतंत्र राज्य था। महमूद 1006 ईस्वी में वहाँ आक्रमण करता है और उसे बंदी बनाकर क्षतिपूर्ति के रूप में अपार धन संपत्ति की मांग करता है और वहाँ का राजा देता है। फिर उसका अगला आक्रमण आनंदपाल पर होता है जो 1008 ईस्वी में होता है। आनंदपाल लाहौर का शासक था। महमूद गजनवी ने 1008 ईस्वी में अपना छठा आक्रमण आनंदपाल पर किया। महमूद के आक्रमण का सामना करने के लिए आनंदपाल ने उज्जैन, कन्नौज, कालीजिंजर के राजाओं का एक संघ बनाया था। झेलम नदी के किनारे उद नामक स्थान पर एक घोर भीषण युद्ध होता है और यह युद्ध 40 दिनों तक चलता है। पर
विजय में महमूद गजनबी ही विजय होता है। 2 दिन तक वह नगर को लूटपाट करता रहा और लाखों व्यक्ति की हत्या कर देता है। अगला अभियान फिर नगरकोट पर होता है, जो 1010 ईस्वी में हुआ। नगरकोट पर वह आक्रमण उस महमूद गजनबी का 7वां आक्रमण रहता है। वहां उसने हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल को लूटता है। इसका कारण यह भी था कि वहां के मंदिर धन धान्य से परिपूर्ण रहते थे। महमूद वंश की धन संपदा तथा प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को जी भरकर लूटता है और अपार धनराशि लेकर अपने नगर चला जाता है। फिर नेक्स्ट उसका होता है 1011 ईस्वी में मुल्तान पर पुनः आक्रमण। मुल्तान में उस समय अब्दुल फतह दाऊद, जो वहाँ का स्वतंत्र शासक था, उसका शासन रहता है और वहाँ भी महमूद गजनबी विजयी होता है और मुल्तान पर महमूद गजनबी का अधिकार हो जाता है। फिर नेक्स्ट होता है महमूद गजनबी का आक्रमण थानेश्वर पर, जो 1012 ईस्वी में। वहाँ से भी महमूद को अनेक हाथी और अपार धन संपत्ति प्राप्त होती है और महमूद के सैनिक यहाँ के मंदिरों को काफ़ी क्षति पहुँचाते हैं। फिर अगला आक्रमण वह लाहौर पर करता है और लाहौर में उस समय आनंदपाल का पुत्र त्रिलोचन पाल शासन कर रहा होता है। वह युद्ध में बहुत वीरता से लड़ाई करता है लेकिन परास्त हो जाता है। महमूद का समस्त पंजाब पर अधिकार हो जाता है इस आक्रमण के बाद। फिर अगला आक्रमण महमूद गजनबी का 1015 ईस्वी में कश्मीर पर होता है। कश्मीर पर महमूद गजनबी का 11वां आक्रमण था। मौसम की खराबी के बावजूद महमूद गजनबी का भाग्य साथ देता है और इस आक्रमण में महमूद गजनबी के भाग्य साथ नहीं दिया और महमूद गजनबी को इस आक्रमण में सफलता नहीं मिलती है। फिर महमूद गजनबी अपना 12वां आक्रमण करने के लिए भारत के भीतरी प्रदेशों में जाने का कोशिश करता है और भीतरी प्रदेशों में अभी तक वो बाहर के प्रदेशों नज़दीक के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण कर रहा था। अब उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है और वो भीतरी प्रदेशों पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगता है। भीतरी प्रदेशों में वह बुलंदशहर, महावन, मथुरा, वृंदावन पर आक्रमण करता है। यहाँ के लूट में उसे अपार धनराशि प्राप्त होती है और वहाँ वह अनेक मंदिरों और नगरों को लूटकर उसे नष्ट कर देता है। इन नगरों को विजित करने के पश्चात महमूद कन्नौज की ओर बढ़ता है। वहाँ महमूद के आने का समाचार पाकर वहाँ का प्रतिहार वंश का शासक राजपाल भाग खड़ा होता है और महमूद गजनबी को वहाँ मौका मिल जाता है और वह जी भरकर लूटपाट करता है और लोगों की हत्या भी कर देता है। अगला आक्रमण वह कालिंजर पर करता है 1019 ईस्वी में, जो महमूद गजनबी का 13वां आक्रमण था। उस आक्रमण के डर से वहाँ का राजा भी भाग खड़ा होता है और वहाँ भी महमूद गजनबी को ढेर सारी धनराशि प्राप्त होती है। फिर महमूद गजनबी का आक्रमण पंजाब पर होता है, जो उस समय पंजाब की शासन व्यवस्था अस्थिर थी, जिसके कारण महमूद एक बार फिर पुनः पंजाब पर आक्रमण करता है और पंजाब में एक लूटपाट करता हुआ पंजाब में अपना राज्य सुव्यवस्थित शासन स्थापित करता है। फिर महमूद का अगला आक्रमण 1022 ईस्वी में ग्वालियर और कालिंजर पर होता है। इस आक्रमण में भी महमूद गजनबी को अपार धन संपत्ति प्राप्त होती है। फिर महमूद गजनबी का अगला आक्रमण सोमनाथ पर होता है, जो महमूद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है और यह महमूद गजनबी का 16वां आक्रमण था।
जो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी करता है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ का जो मंदिर था वह काठियावाड़ जिले में था। काठियावाड़ में सोमनाथ मंदिर सभी जगह प्रसिद्ध था। वहाँ वह आक्रमण करता है, वहाँ से अपार धन संपत्ति प्राप्त करता है और यह उसका आक्रमण है सभी बहुत प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि वहाँ से उसे ढेर सारा इतना अपार धन संपत्ति प्राप्त होती है। उस समय अनेक एक चीज और है कि अनेक हिंदू राजा भी सोमनाथ की रक्षा हेतु एकत्र हो जाते हैं और महमूद के साथ भीषण युद्ध होता है। इतनी आसानी से महमूद गजनवी को आक्रमण करने और उसे लूटपाट करने नहीं देते, लेकिन अंत में अपनी युद्ध शैली और तुर्क सैन्य शक्ति के बल पर विजय महमूद गजनवी की ही होती है और सोमनाथ की मूर्ति तोड़ दी जाती है। मंदिर की समस्त संपत्ति को लूट लिया जाता है। अपार संपत्ति महमूद के हाथ लगता है। उसे लेकर वह गजनी वापस लौट जाता है। फिर महमूद गजनवी का अगला आक्रमण सिंध के जाटों पर होता है। 1027 ईस्वी में वह जाटों को दंड देने के उद्देश्य से भी आक्रमण करता है। यह महमूद का भारत पर 17वां और अंतिम आक्रमण होता है। महमूद गजनवी का 17वां और अंतिम आक्रमण सिंध के जाटों पर होता है। इस आक्रमण में महमूद ने जाटों का बुरी तरह दमन किया। उसने जाटों को नदी में डुबो दिया और बच्चों को पकड़ लिया। इस आक्रमण के साथ ही महमूद के भारत पर आक्रमणों की समाप्ति हो जाती है। 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को वह महामूर्ति विध्वंसक एवं आक्रांता लुटेरा महमूद गजनवी मृत्यु को प्राप्त होता है। उसकी मृत्यु के समय गजनी एक विशाल और समृद्ध राज्य होता है। उसके आक्रमण के अनेक कारण थे। धार्मिक कारणों में हम देखते हैं कि अनेक इतिहासकार उन्हें इस आक्रमण के पीछे धार्मिक उद्देश्य बताते हैं, परंतु यह सच नहीं है। महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ मुस्लिम धर्म का प्रचार नहीं था, बल्कि धन लूटना था। महमूद गजनवी ने हिंदू राजाओं की तरह ईरान और ट्रांसऑक्सियाना के राज्यों को भी तंग किया और वहां से अपार धन संपत्ति लूटने में कोई भेदभाव की नीति नहीं अपनाई। महमूद का दरबारी इतिहासकार उत्वी ने इस आक्रमण को जिहाद की संज्ञा दी है और उत्वी के अनुसार इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धर्म का प्रचार और बुत परस्ती समाप्त करना था। परंतु महमूद गजनवी के आक्रमण को बहुत सारे इतिहासकार धर्म प्रचार और इस्लाम की प्रतिष्ठा को नहीं, बल्कि उसका लालचीपन मानते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखें तो महमूद गजनवी के आक्रमण का आर्थिक प्रभाव भारत पर बहुत ही खराब पड़ता है। यहाँ पर महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य यहाँ से धन संपत्ति लूटना रहता है। तो धन संपत्ति लूटने के साथ यहाँ संचित सारी संपत्ति को वह अपने गजनी प्रदेश में ले जाता है। मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ आदि मंदिरों पर आक्रमण करने से वहाँ से अपार धन संपत्ति प्राप्त होता है, जिससे भारत का धन गजनी चला जाता है, जो महमूद गजनवी के लालचीपन को तो व्यक्त करता ही है। लूटे हुए धन से महमूद गजनवी अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, अपने साम्राज्य को समृद्ध करता है। इस दृष्टि से देखें तो महमूद गजनवी का उद्देश्य शुद्ध आर्थिक लाभ था। उसने जी भरकर भारतीय मंदिरों को लूटा और रिक्त कोष को भरने की चेष्टा की, अतः धार्मिक भावना के बदले
सही अर्थ में महमूद गजनबी के आक्रमण का उद्देश्य धन संग्रह करना था। राजनीतिक कारणों से देखते हैं तो हम देखते हैं कि अर्थ संग्रह के साथ साथ महमूद गजनबी का उद्देश्य राजनीतिक भी था। भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदूशाही राज्य था। हिंदूशाही शासक जयपाल ने गजनी पर 3 बार आक्रमण किया था, इसलिए वह हिंदूशाही राज्य की शक्ति को पूर्णतः नष्ट करना चाहता था, इसलिए भी वह आक्रमण कर रहा था। जो महमूद गजनबी की आंखों में खटक रहा था वो एक हिंदू राष्ट्र, हिंदूशाही राज्य को नष्ट कर तुर्कों का प्रवेश भारत के भीतर करने के लिए, संभव करने के लिए महमूद गजनबी को सीमावर्ती प्रदेशों को जीतना अनिवार्य था। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया। महमूद गजनबी ने पड़ोस के शक्तिशाली हिंदूशाही राज्यों की स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए भारत पर आक्रमण की नीति अपनाई और उनकी शक्ति को समाप्त कर धन के लोभ में एक लुटेरे की तरह भारत के अन्य नगरों पर भी आक्रमण किया। और उसके आक्रमण के सफल होने के पीछे एक कारण यह भी था कि वह एक कुशल सैनिक, योग्य सेना नायक, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह यश प्राप्त करना चाहता था, सफल सेना नायक भी था। ये सब उसके गुण थे जिसके कारण वो उसका आक्रमण सफल होता चला गया और वह भारतीय राज्यों पर आक्रमण करता रहा और उसमें जीत भी हासिल करता रहा। तो महमूद गजनबी के आक्रमण को हम देखते हैं तो देखते हैं कि महमूद गजनबी धीरे धीरे अपने कार्य में सफल होता चला जाता है और उसका आक्रमण, वह 17 बार जो आक्रमण होता है वह सफल हो जाता है और उसकी मृत्यु के साथ ही धीरे धीरे यहाँ से जो धन और यहाँ से जो दास ले जाता था वह धीरे धीरे उसके अंत का कारण बनता है, क्योंकि वहाँ के उसके बाद के शासक धीरे धीरे विलासिता प्रिय हो जाते हैं और वह भोग विलास में डूबकर सैन्य शक्ति और वह योग्यता नहीं उनमें रह जाती। धीरे धीरे वही आक्रमण जो करने के बाद जो धन एकत्रित होता, वही एकत्रित धन गजनी वंश के पतन का कारण भी बनता है। धन्यवाद।